हेलो स्टूडेंट्स, डे 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और एंड मैच्योरेशन से। हेरिडिटी, इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो वो हेरिडिटी होते हैं वो सारे इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से। और इन्वायरमेंट होता है टोटलिटी ऑफ नॉन हेरिडिटरी एंड एक्सपीरियंशियल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। तो नॉन हेरिडिटरी को छोड़ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर बाकी सारे आपके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस या फिर डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो वो सारे टोटलिटी जो आपके हेरिडिटरी नहीं है, नॉन हेरिडिटरी है, एक्सपीरियंशियल है, इन्वायरमेंट से मिले हैं, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस से मिले हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में आती हैं। तो हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड मैच्योरेशन। तो इनबॉर्न ट्रेड्स जो होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको इनहेरिट होते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, आपके आईज कलर, आपके हेयर कलर, ये सारी चीज़ें। अदर इन्फ्लुएंसेस कम लार्जली फ्रॉम इनर एंड आउटर इन्वायरमेंट। तो बाकी चीज़ें जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है वो होते हैं इंटरनल और आउटर या फिर एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स, या फिर आप कह सकते हो ट्रेड्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं द वर्ल्ड आउटसाइड द सेल्फ, बिगनिंग इन द वॉर्म एंड द लर्निंग दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो वो सारी चीज़ें जो बाहर से अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, चाहे वो वॉर्म की बात करें अगर हम, या फिर बाहरी दुनिया की बात करें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, तो वो सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती है इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आती है। इंक्लूडिंग सोशलाइजेशन हो गया, जैसे चाइल्ड्स इंडक्शन इनटू वैल्यू सिस्टम ऑफ कल्चर, विच ऑफ दीज फैक्टर हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट हैज़ मोर इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ता है डेवलपमेंट में, तो आप यही कहेंगे कि ये जो चीज़ है वो नहीं कही जा सकती है कि एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। नो, दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ता है। नेचर हेरिडिटरी और नर्चर एज एनवायरमेंटल, दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो इसे आपके इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी इज नेचर एंड इन्वायरमेंटल इज नर्चर। नर्चरिंग होती है जब आपकी इन्वायरमेंट से। ठीक है, today scientists have found ways to measure more precisely the role of heredity and environment in the development of specific trait within a population. When we look at particular child, however, research with regard to almost all characteristics point to a blend of inheritance and experience. Thus, even though intelligence strongly affected, intelligence आपका strongly affect होता है heredity environmental factors से, जैसे parental stimulation हो गया, education हो गई, peer influences भी affect करते हैं ये सारी चीज़ों। ठीक है, तो इंटेलिजेंस आपका स्ट्रांगली अफेक्टेड होती है आपकी हेरिडिटी से। ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे आपके आगे पेरेंटल स्टिमुलेशन, एजुकेशन और पीयर इन्फ्लुएंसेस। ऑल्दो देयर इज सम स्टिल इज सम डिस्प्यूट अबाउट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चर एंड नेचर। तो नर्चर और नेचर का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेचर इज हेरिडिटी एंड नर्चर इज एनवायरमेंट। तो नर्चर मल्टीप्लाई, इन्वायरमेंट, दोनों का प्रोडक्ट लीड्स टू डेवलपमेंट। और नेक्स्ट, मैनी टिपिकल चेंज of infancy and early childhood such as emergence of ability to walk and talk are tied to maturation of the body। तो अगर हम बात करें मैचुरेशन की, जैसे अगर आप इन्फेंसी से चाइल्डहुड में जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक मैचुरेशन है। क्यों है मैचुरेशन ऑफ द बॉडी? क्योंकि आप लिखना सीख रहे हो, आप पेंसिल पकड़ना सीख रहे हो, आप ड्राइंग करना सीख रहे हो। ठीक है, तो जब एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ में मूव ऑन करते हो, सीख रहे हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मैचुरेशन। ठीक है, आपकी बॉडी का मैचुरेशन हो रहा है, जैसे इमरजेंस ऑफ एबिलिटी, आप चलना सीखते हो, बोलना सीखते हो, ये सारी चीज़ें मैचुरेशन है।
द अनफोल्डिंग ऑफ यूनिवर्सल, तो वो सारी चीज़ें जब अनफोल्ड होती है धीरे धीरे करके स्टेज बाय स्टेज, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन। चाहे वो आपकी फिजिकल चेंज हो, आपके बिहेवियर पैटर्न में जब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में अनफोल्डिंग होती है वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो दैट इज दिस rational processes which are seen most clearly in the early years act in concert with the influence of heredity and environment. As child grow into adolescent and then into adult, individual difference in innate characteristics, heredity and life experience environment play an increasing role as children adapt to the internal and external condition in which they find themselves. तो वही है, जब बच्चा जो है एडोलसेंट में ग्रो होता है, देन एडल्ट में, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर एक के, तो वो एक इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अंदर से आते हैं, दैट मीन्स हेरिडिटी जो अपने पेरेंट्स से मिली है उन्हें, और लाइफ एक्सपीरियंस जो इन्वायरमेंट दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चिल्ड्रन को हेल्प करते हैं अडेप्ट करने के लिए उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन में, जहाँ पे वो खुद को ढूंढ पाते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है। इवन इन द प्रोसेस दैट ऑल चिल्ड्रन अंडरगो, रेट्स एंड टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट वेरी। नेक्स्ट इसमें इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन और environmental experiential factor that affect children, especially such major contexts as family, neighbor, socio-economic status, race, ethnicity and culture। ठीक है, तो दैट्स इट। नेक्स्ट कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में न्यूक्लियर फैमिली, टू जनरेशन household unit consisting of one or two parent and their biological children, adopted children or stepchildren। टू जनरेशन कैसे, जैसे दादा दादी, ठीक है, दादा दादी, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, तो हो गए ना दो जनरेशन। तो दो जनरेशन हाउस होल्ड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ वन और टू पेरेंट और उनके बायोलॉजिकल बच्चे, अडॉप्टेड बच्चे या फिर स्टेप चिल्ड्रन, तो दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। तो ये डेफिनेशन वही है जो हमने अभी अभी पढ़ी है। हिस्टोरिकल, द टू पेरेंट न्यूक्लियर फैमिली has been the dominant family unit in the US। तो जो टू पेरेंट न्यूक्लियर फैमिली वो डोमिनेंट मतलब ज़्यादातर फैमिली रहती है, ज़्यादा फैमिली है आपकी यूएस में देखने को मिलेंगी आपकी न्यूक्लियर फैमिली और अदर वेस्टर्न सोसाइटीज़। न्यूक्लियर फैमिली टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ यूज टू बी। तो आज के टाइम में जो न्यूक्लियर फैमिली वो आपको बहुत अलग देखने को मिलेंगी जो पहले हुआ करती थी। द इंक्रीज्ड इंसिडेंट्स ऑफ डाइवोर्स ऑल्सो अफेक्ट द न्यूक्लियर फैमिली। तो जो डाइवोर्स के इंसिडेंट्स होते हैं वो भी एक न्यूक्लियर फैमिली को अफेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स पेरेंट्स में लिव विद वन और द अदर पेरेंट और मे मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन देम। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें तो एक्सटेंडेड फैमिली मल्टी जनरेशनल kinship network of parent, children and other relatives sometimes living together in an extended family household। तो extended family वो मल्टी जनरेशनल फैमिली या पेरेंट का नेटवर्क होता है जिसमें बच्चे, उनके रिलेटिव्स और समटाइम्स लिविंग टुगेदर इन एक्सटेंडेड फैमिली हाउसहोल्ड। तो जहाँ पे बच्चे और उनके भी रिलेटिव्स रह रहे हैं, रिलेटिव्स मतलब दूसरे रिलेटिव्स रह रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड फैमिली। किनशिप नेटवर्क ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंटी भी रह रहे हैं, कजन्स रह रही है, डिस्टेंट जो दूर दूर रिलेटिव्स है वो भी रह रही है, तो दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली। तो नेक्स्ट कल्चर एंड रेस एथनिसिटी। तो कल्चर की बात करें तो सोसाइटी और ग्रुप्स टोटल वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग कस्टम। तो कल्चर होता है वो सोसाइटी के कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, बिलीफ, वैल्यूज, लैंग्वेज, फिजिकल प्रोडक्ट, ऑल लर्न बिहेवियर पास्ट ऑन फ्रॉम एडल्ट टू चिल्ड्रन। तो वो सारी चीज़ें सोसाइटी के जितने भी आपके कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, वैल्यूज़ और लैंग्वेज है, भाषा है या फिर फिजिकल प्रोडक्ट है, जब वो पास ऑन होते हैं बच्चों में तो दैट इज़ कल्चर। ठीक है, तो कल्चर सोसाइटीज और ग्रुप टोटल वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग कस्टम हो गया, ट्रेडिशन, लॉज, नॉलेज, बिलीफ, वैल्यूज, लैंग्वेज, फिजिकल प्रोडक्ट। जब ये सारी चीज़ें बिहेवियर या एटीट्यूड जब बच्चा सीखता है या पास ऑन होते हैं बच्चों में, शेयर्ड और ट्रांसमिटेड अमंग मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप। कल्चर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ओपन थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर। कल्चर जो होता है वो बदलता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है
Today, culture contact among adult and children alike is enhanced by computer and telecommunication. Email, text messaging, instant messaging offer almost immediate communication across the globe. एथनिक ग्रुप की बात करें तो ग्रुप यूनाइटेड बाय एंसेस्ट्री रेस रिलीजन लैंग्वेज और नेशनल ओरिजिन दैट कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। तो एथनिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो लोग जो यूनाइटेड है मतलब इकट्ठा है किसी भी कल्चर रीति रिवाज के कारण इकट्ठा है वो, या फिर बहुत ही एंसेस्ट्री बहुत टाइम से चलती आ रही है कोई प्रथा, उससे वो यूनाइटेड है उस चीज़ से, या फिर रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, नेशनल ओरिजिन हो गया, उस चीज़ से जब कोई भी लोग या ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइट होता है तो उसे हम कहते हैं एथनिक ग्रुप। ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, जहाँ पे वो ये शेयर करते हैं कि वो एक यूनाइट है, वो एक कॉमन चीज़ शेयर कर रहे हैं आपस में, कॉमन एटीट्यूड कॉमन बिलीफ वैल्यू शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको फील होता है कि यस वी आर यूनाइट। जैसे अगर मैं बात करूँ ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, इनका कल्चर अलग है, इनका रिलीजन अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है। ये एक ग्रुप है, इनका कल्चर, इनका ओरिजिन, इनकी लैंग्वेज अलग है। ये तीसरा ग्रुप है जिनकी बिलीफ या फिर लैंग्वेज, नेशनल ओरिजिन, रिलीजन अलग है इन दोनों से। इसका इन दोनों से अलग है और इसका इन दोनों से अलग है। तो जो ये वाला ग्रुप है वो अपने आप को ही यूनाइट महसूस करेगा, ठीक है, इन लोगों के बीच में। ऐसे ही ये वाला ग्रुप, ऐसे ही ये वाला ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, socio-economic status and neighborhood. If we talk about socio-economic status and neighborhood, तो socio-economic status combination of economic और social factor, तो ये socio is social, economic is economic, इन दोनों का combination, जैसे इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन दैट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल और फैमिली, जो एक फैमिली का स्टेटस बताती है, ठीक है। सोशियो और इकोनॉमिक उनका स्टेटस कैसा है, चाहे वो सोशियो हो, सोशल हो या फिर इकोनॉमिक हो, तो उस फैमिली का जो इंडिविजुअल या फैमिली का स्टेटस बताए, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, क्या जॉब करते हैं, ये सारी चीज़ें जब एक इंडिविजुअल फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये बेसिकली आपकी फैमिली इनकम पूछता है, एजुकेशनल और ऑक्यूपेशन लेवल पूछता है। नेक्स्ट, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ जो सीधा रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो कंडीशन दैट इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ अ नेगेटिव डेवलपमेंटल आउटकम। तो रिस्क फैक्टर वो चीज़ होता है जहाँ पे नेगेटिव आउटकम ज़्यादा होते हैं। Affluence doesn't necessarily protect children from risk. Some children in affluent family face pressure to achieve and are often left on their own by busy parent। तो affluence मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा अमीर हैं वो कोई भी रिस्क फेस नहीं करते हैं, ठीक है। डजेंट नेसेसरली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम रिस्क, ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो बच्चे एफ्लुएंट फैमिलीज़ में होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एफ्लुएंट फैमिलीज़ होते हैं वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसके कारण जो है बच्चे एब्यूज़िव या फिर विट्रियोलिक हम कह सकते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन फेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एफ्लुएंस है वो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को रिस्क से, नो, ठीक है। वहाँ पे नेगेटिव जो डेवलपमेंटल आउटकम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फैमिलीज से। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव एंड नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। अगर नॉर्मेटिव की मैं बात करती हूँ तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इवेंट दैट अकर्स इन अ सिमिलर वे फॉर मोस्ट पीपल इन अ ग्रुप। तो नॉर्मेटिव का मतलब होता है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो ज़्यादातर लोगों में सेम होते हैं, सेम पाए जाते हैं ज़्यादातर लोगों में। जैसे normative age graded influence are highly similar for people in a particular age group। तो normative जो age graded influences हैं वो ज़्यादातर सेम होते हैं लोगों में जो पर्टिकुलर एज ग्रुप के होते हैं। जैसे timing of biological event is fairly predictable within a range of normal range। For example, children don't experience puberty at age 3 or menopause at 12। Yes, it is true। अगर 3
एज के जो बच्चे हैं वो प्यूबर्टी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और ना ही मेनोपॉज एट द एज ऑफ 12, नो। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कोई एक कॉमन एज ग्रुप होता है जहाँ पे बच्चे प्यूबर्टी फेस करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है। Next, normative history graded influence are significant events such as Great Depression और World War II, जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल जनरेशन देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप करते हैं। ठीक है। सिर्फ कोहर्ट की बात करें तो कोहर्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल बोर्न एट अबाउट द सेम टाइम। तो कोहर्ट होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम टाइम पे बोर्न होते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल बोर्न एट द सेम टाइम नॉन नॉर्मेटिव होते हैं। इन्फ्लुएंसेस आर अनयूजुअल इवेंट दैट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइव्स बिकॉज दे डिस्टर्ब द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस ऑफ द लाइफ साइकिल। तो नॉन नॉर्मेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अनयूजुअल इवेंट, तो वो सारे अनयूजुअल इवेंट्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन्स की लाइफ में। ठीक है। जिसकी वजह से जो एक साइकिल होती है, साइकिल का जो सीक्वेंस चल रहा होता है वो उसे डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। क्योंकि अनयूजुअल इवेंट्स हो रहे तो अनयूजुअल इवेंट्स होंगे तो इंडिविजुअल लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से जो लाइफ साइकिल का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं नॉन नॉर्मेटिव। और नॉर्मेटिव होता है ज़्यादातर लोगों के साथ सेम एज ग्रुप में सारी चीज़ें होती है, कॉमन चीज़ें हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मेटिव। और नॉन नॉर्मेटिव जिसमें अनयूजुअल इवेंट्स हो रही है जो इंडिविजुअल के लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रिंटिंग। अगर हम इम्प्रिंटिंग की बात करें तो इंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड इन अर्ली डेवलपमेंट अ यंग एनिमल फॉर्म्स एन अटैचमेंट टू द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इट सीज यूजुअली द मदर। तो इम्प्रिंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक रिजल्ट ऑफ प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स लर्निंग, द रेडीनेस ऑफ एन organism nervous system to acquire certain information during a brief critical period in early life। तो इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है वो एक इंस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है जहाँ पे क्रिटिकल पीरियड क्या होता है पहले ये समझ लो। तो क्रिटिकल पीरियड होता है स्पेसिफिक टाइम व्हेन अ गिवन इवेंट और इट्स एब्सेंस हैज अ प्रोफाउंड एंड स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, व्हेन अ गिवन इवेंट, ठीक है, कोई भी एक इवेंट है और उस स्पेसिफिक टाइम में, उस इवेंट के स्पेसिफिक टाइम में जब कोई चीज़ एब्सेंस होती है और जब उसका कोई एक इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पर। ठीक है। तो अब इम्प्रिंटिंग पर आते हैं। इम्प्रिंटिंग वो इंस्टिंक्टिव फॉर्म है लर्निंग की जब क्रिटिकल पीरियड इन अर्ली डेवलपमेंट के दौरान होती है। अ यंग एनिमल फॉर्म्स एन अटैचमेंट, तो जो यंग एनिमल होता है वो एक अटैचमेंट फॉर्म करता है टू द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एट सीज, जो भी फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए, यूजुअली द मदर, जो कि उसकी मदर है, तो दैट इज इम्प्रिंटिंग। ठीक है। Plasticity, sensitive period time in development when a given event or its absence usually has a strong effect of development। तो sensitive periods होता है वो टाइम डेवलपमेंट का जब एक गिवन इवेंट या उसकी जो एब्सेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती है डेवलपमेंट पर। तो क्रिटिकल पीरियड का मतलब समझ गए ना कि मतलब वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें अगर कोई चीज़ इवेंट हो रहा है और उसमें कोई चीज़ एब्सेंस है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पर। ठीक है। तो इफ़ अ नेसेसरी इवेंट डज नॉट अकर, अगर वो चीज़ नहीं हुई, अगर वो स्पेसिफिक इम्पैक्ट जिस चीज़ की वजह से पड़ रहा है अगर वो एब्सेंट हो गई, अगर उसकी एब्सेंस दिख रही है उस इवेंट के दौरान, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ मैच्योरेशन, जिसकी वजह से नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगी। समझ गए? ठीक है। अब नॉर्मल पैटर्न शो करेगा ये। एक और बारी बताती हूँ। क्रिटिकल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और उस इवेंट में आप उस चीज़ को मिस कर दो, उस चीज़ को हटा दो। ठीक है। अगर उस चीज़ को आप हटा दोगे जिसकी वजह से उसके डेवलपमेंट में सुधार पड़ रहा था, इम्पैक्ट पड़ रहा था, अब अगर आप उस चीज़ को हटा दोगे तो जो नेसेसरी इवेंट में वो जो अपना इम्पैक्ट डालने वाला था वो नहीं डाल पाएगा, जिसकी वजह से
नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और एबनॉर्मल पैटर्न्स शो होंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, डू ह्यूमन एनिमल एक्सपीरियंस क्रिटिकल पीरियड एज डकलिंग्स डू। तो एक बारी डकलिंग्स का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डकलिंग्स में क्या क्रिटिकल पीरियड देखने को मिलता है। हाउ एवर द लेंथ ऑफ क्रिटिकल पीरियड इज नॉट एब्सोल्युटली फिक्स। जो क्रिटिकल पीरियड का जो लेंथ है, टाइमिंग है, वो फिक्स नहीं है। इफ डकलिंग्स रियरिंग कंडीशन आर वेरी टू स्लो देयर ग्रोथ, और यूजुअल critical period for imprinting can be extended and imprinting itself may even be reversed. One example occur during gestation. If a woman receive X-rays, taking certain drugs or certain contract certain disease at certain time during pregnancy, the fetus will may show specific ill effect depending on the nature of shock and on its timing. See, ये रहा एग्जाम्पल कि यस, ह्यूमन में भी क्रिटिकल पीरियड्स आते हैं। अगर वुमेन ने रिसीव की है ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड एक्सरेज or certain drugs or contract certain disease at a certain time during pregnancy, then the fetus will show some ill effect, वो ill effect show करेगा। An emerging consensus, all domain of development are interrelated। सारे डोमेन जो होते हैं डेवलपमेंट के इंटररिलेटेड होते हैं, चाहे फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, साइकोसोशल हो। साइकोसोशल इज पर्सनालिटी, इमोशन एंड सोशल रिलेशनशिप की बात करता है। नॉर्मल डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जो नॉर्मल डेवलपमेंट होते हैं उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और हर चाइल्ड जो होता है वो यूनिक होता है। नेक्स्ट, children develop shape their development. Children help shape their development and influence other responses to them. Historical and cultural context strongly influence development. Early experience is important, but children can be remarkably resilient. Development and childhood affect development throughout the lifespan. So that's it. Chapter 1 is completed.